हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं स्टडी हब एकेडमी हिसार में, जहां हम बच्चों के साथ करेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सफ़र को। डेड सी क्या है उसमें? मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तो उसके अंदर कोई भी डूबना चाहे डूब नहीं सकता है। जैसे ये वीडियो देख पा रहे हो, यहाँ विजिबल है। इसमें क्या है, हाथ पैर छोड़ के वो लेटा हुआ है और वो डूब नहीं पा रहा है, लेकिन है ना, ये क्यों डूब नहीं पा रहा है? वो नमक, हाँ नमक है उसमें ज़्यादा, लेकिन तो भी क्यों नहीं डूब पा रहा है? नॉर्मली हमारे जो समुद्र है, समुद्रों के अंदर 3.4% नमक होता है, 3 to 3.5% मैक्स इतना रहता है। लेकिन अगर डेड सी की बात करें तो वहाँ पे 34% सॉल्ट है। अभी अगर किसी चीज़ के अंदर जाने की जगह ही नहीं होगी तो कोई भी जा कैसे पाएगा? इसको हम कर सकते हैं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। 2 गिलास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी हमने दोनों में पानी है, एक में हम नमक घोल देंगे, एक को नॉर्मल ऐसे रखेंगे। ऐसे डेड सी और नॉर्मल सी में यही फ़र्क था नमक का। नॉर्मल सी में नमक बहुत कम है, डेड सी में नमक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नमक ज़्यादा हो गया, इसमें नमक कम है। अच्छा, अब कोई भी एक आ जाओ बच्चा। अब दोनों के अंदर आपने क्या करना है, दोनों के अंदर ही 3-3 बूंद डालनी है। अब इधर आ जाओ बेटा। अब ये देखो, दोनों में से कौन सा जल्दी घुल रहा है? नॉर्मल वाला जल्दी घुल रहा है, नमक वाला? नमक वाला देखो ऊपर ही तैर रहा है, अभी बहुत जल्दी घुलेगा। एक ना ध्यान से देखो बेटे, उसमें नीचे तक नमक वाला जो है ये अभी ऊपर तक ही तैर रहा है, फैल जरूर गया है लेकिन है सिर्फ ऊपर ही। लेकिन दूसरे वाला अगर देखो नीचे तक बैठ गया है और नीचे अब घूमने लगा है। अब जब ये नील को ही अपने अंदर नहीं जाने दे रहा, तो वहाँ तो 34% सॉल्ट है, इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, है ना। इसी वजह से हम कह सकते हैं वो डूब नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू सॉलिड्स, और गैसेस में स्पेस और ज़्यादा होता है, इसलिए हम हवा में आराम से निकल जाते हैं और पानी के अंदर तैरना पड़ता है। सॉलिड को तो हम क्रॉस कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर लिक्विड के अंदर का जो स्पेस है वो अगर मैं फिल कर दूंगा तो उसमें से कुछ निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसीलिए अभी इसमें बहुत स्पेस है, तभी ये फिर भी इसके अंदर जा पाया। लेकिन अगर इसके अंदर नमक और ज़्यादा घोलते चले जाएंगे तो इसके अंदर ये नीचे जा ही नहीं पाएगा। ऐसे ही डेड सी के अंदर भी यही है। अगर हम उसके अंदर जाके डूबने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी हम डूब नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। अभी जैसे ये बोतल है, अगर मैं इसको उल्टा करूं, पानी नीचे आएगा, है ना। इसके ऊपर एक कार्ड रखना है, रखो। अब सीधा उल्टा कर दो इसे, ठीक है। अब इसको पकड़ के रखना, नीचे से हाथ हटा लो, हटा दो, हटा दो। क्या हुआ? ये पानी गिरा क्यों नहीं? अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की इसमें, है ना। कोई दूसरा आगे ट्राई कर लो। ये कार्ड है, ये रहा। आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ जाओ। आओ बेटा, आप आ जाओ। आओ, जैसे मैंने किया था वैसे इसके ऊपर कार्ड रखो, उठाओ और उल्टा कर दो, और अब आराम से हाथ हटा दो नीचे वाला। ये क्यों नहीं गिरा? ये क्यों नहीं गिरा? इसके अंदर 2 चीज़ें काम कर रही थी। पहली चीज़, अभी अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करूँगा तो एयर अंदर जाएगी और पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन अब मैंने इसको ऐसे करके जब किया तो पहली चीज़ तो ये पानी और ये कार्ड दोनों आपस के अंदर चिपके हैं। हल्का सा अधेशन फोर्स है इसके अंदर। ये अधेशन फोर्स के अंदर जब तक एयर नहीं जाएगी तब तक ये छोड़ेगा नहीं। और साथ ही साथ क्या था, अभी अगर जैसे मैं उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा करते हुए जब तक, जैसे एक स्ट्रॉ से हम लेते हैं पानी लेते हैं, अगर मैं उसको ऊपर से बंद करके निकाल दूंगा बाहर, छोड़ते ही स्ट्रॉ से पानी नीचे आ जाता है। लेकिन जब तक ऊपर से रहेगा पानी, मैं दबा के रखूँगा, तब तक पानी नीचे नहीं गिरता है। वैसे ही यहाँ पे अब मैंने जब इसे उल्टा करके ऐसा किया
तो ऊपर से तो कोई फोर्स ऐसी थी ही नहीं जो यहाँ नीचे आ सके, और एटमॉस्फेरिक जो फोर्स थी वो इसको यहाँ से ऊपर रख रही थी, जिसकी वजह से ये चिपका रह गया और पानी जो है हमारा नीचे नहीं आ पाया। अच्छा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? हाँ, 9th में किया था। अब कौन सी क्लास में हो गए? 10th में हो गए। इतनी जल्दी भूल गए? अब न्यूटन्स के लॉ ही इतनी जल्दी भूल गए। काम तो बहुत आएगा, काम तो अंत तक आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई भी चीज़, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्या कहता है? कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई दूसरी फोर्स उसे इम्पैक्ट ना करे, कब तक कोई दूसरी फोर्स उसे चला ना दे या दूसरी फोर्स उसे रोक ना दे। अभी इसी का एग्जांपल अगर हम कहें, अभी जैसे चंद्रयान 3 गया है, यहाँ धरती से बाहर निकालने के लिए तो बहुत सारा थ्रस्ट लगा था उसके अंदर, देखा था? किस किस ने देखा था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग? आप सबने देखी थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग? है वहीं थे? अरे वाह, ग्रेट। कहाँ से हुआ था चंद्रयान 3 लॉन्च? यहीं से हुआ था। अच्छा ये हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर कई तरह के इंजन्स लगते हैं इसको लॉन्च करने में। हमारा GSLV Mark 3 ये रॉकेट है जो अभी तक का इंडिया का सबसे एडवांस रॉकेट है। ये यूज़ होता है, ये यूज़ किया गया था इसको लॉन्च करने में। इसके अंदर 3 तरह के इंजन थे। पहला सॉलिड बूस्टर जो कि साइड में लगे थे। पहले जस्ट उसको ऊपर उठा के थोड़ा सा लगभग कुछ किलोमीटर ऊपर जाके वो बूस्टर्स का ईंधन ख़त्म हो गया और वो अलग हो गए। देन चला उसके अंदर लिक्विड इंजन विकास इंजन था, जो इंडिया का आज तक का द बेस्ट इंजन है। आज तक का नंबी नारायण जी ने इन्वेंट किया था, उनकी टीम ने मिलके बनाया था बेसिकली। आज तक कभी भी वो इंजन फेल नहीं हुआ, चाहे वो PSLV में लगाओ चाहे वो लगाओ GSLV में। वो धरती से काफ़ी ऊपर ले जाके लगभग हमारा ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर उसमें क्रॉस हो गया। फिर लास्ट इंजन चलता है हमारा क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला के रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्रायोजेनिक इंजन वैक्यूम में काम करता है। वैक्यूम में भी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि उसके अंदर बहुत अच्छा खासा ईंधन लग जाता है। लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो बाहर निकला, अब उसके इंजन बंद है, तब भी वो चल रहा है, रुका नहीं है, अभी तक चल रहा है। उसके इंजन सारे बंद हैं। जिस दिन लॉन्च किया था ना, उसके लगभग 20 मिनट के बाद उसके सारे इंजन बंद हैं। अभी तक उड़ रहा है, 40 दिन तक उड़ेगा। कैसे? क्योंकि जो फोर्स उसमें थी वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ है नहीं, एयर वहाँ है नहीं, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन हो नहीं रहा है, तो वो चले ही जा रहा है। लेकिन अब उसको रोकने के लिए ज़रूर फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। लूनर ऑर्बिट में आएगा, उस वक्त पे उसको रोकने के लिए ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत काम की थी। क्या थी वो? कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहाँ बहुत काम आ रहा था। क्या था? कि वो मोशन में कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रोकेंगे उसे, और फर्स्ट लॉ से वो कंटिन्यूसली मोशन में है। अब ऐसे एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करेंगे। ये एक आलू है, चाकू है, इसको हमने यहाँ लगाया। अगर मैं इसको ऊपर से हिट करूँगा तो क्या होगा? आलू नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? क्यों? ये नीचे चल जाएगा चाकू नीचे जाएगा, लेकिन आलू नीचे क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, ट्राई करते हैं। आइए भाई, आपको ये लीजिए, हथौड़े से इसको ठोकना है, थोड़ा सा तेज, थोड़ा ऊपर कर लो बेटा, हाथ पे नहीं मारना है, थोड़ा जोर लगाओ। ये जा रहा है? ये क्यों आया ऐसे? ऐसा क्यों हुआ कि ना, जब इन्होंने इसे हिट किया तो चाकू तो नीचे जा रहा है, लेकिन जो इसका इनर्शिया है ये इसे नीचे नहीं जाने दे रहा। इसी वजह से ये अपने आप को वहीं रखने की कोशिश कर रहा है जहाँ ये था, लेकिन चाकू नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये वहीं का वहीं रहने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से चाकू उसके अंदर घुसता चला गया। यह हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे बता सकते हैं क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, अच्छा अभी तक ये नहीं आया टॉपिक, किसी के भी नहीं आया सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे रोड है चाहे कोई भी चीज़, उसकी जो सेंटर्ड वेटेड पोजीशन होगी वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर्ड वेटेड पोजीशन क्या होगी? कि जहाँ के चारों तरफ मास बराबर होगा। ठीक है, अभी वहाँ से अगर मैं बीच से बैलेंस करने की कोशिश करूँगा ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, तो निकालना क्या ये आसान होगा मुश्किल होगा निकालना?
हाँ, ये निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा, सच में बहुत आसान है। करेंगे क्या, ये जैसे एक रॉड है, पहले हम सिंपल चीज़ के साथ करके देखेंगे। ये एक रॉड है सीधी, अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को पास लाएंगे। जहाँ पे मेरे हाथ आगे मिल गए वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ट्राई करें। अच्छा, पकड़ना नहीं है, आराम से बस हाथों को नज़दीक लेकर आना है। आइए, अब ये देखो, यहाँ पे रोड अपने बैलेंस है, गिर नहीं रही है, पकड़ा नहीं है ना, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास है। इतना आसान है सेंटर ऑफ मास निकालना। इसमें हमने पेट्रोल डाला थोड़ा सा पानी के अंदर, पानी अपने अंदर लगी आग तो बुझा नहीं पा रहा। आग क्या बुझाएगा? सर ऊपर डालो, पानी है ना उसके अंदर। ऊपर डालोगे ना तो ऊपर डालो। डाला ना पानी ऊपर से, क्यों नहीं बुझी आग इसकी? हाँ, ये डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन पानी तो आग बुझाएगा। पानी आग क्यों नहीं बुझा रहा? एग्जैक्टली, इसीलिए हर आग को पानी नहीं बुझा सकता है। कहीं भी आग लगे, जरूरी नहीं हम पानी लेके चले जाएं और बुझा दें। पानी सिर्फ और सिर्फ उस आग को बुझा सकता है जो सॉलिड हो। किसी सॉलिड में आग लगी होगी ना, सिर्फ उसी को पानी बुझा पाएगा और किसी आग को पानी नहीं बुझा पाएगा। मेरा बीकर ना टूट जाए, इसका मेरे को डाउट है। बुझा दो, आग भी कई तरह की होती है, ध्यान रखना। हर एक आग को तो नहीं बुझा सकता है ना। पानी कौन कौन सी आग को बुझा सकता है? जो सॉलिड में लगी आग होगी। 3 तरह के मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आग लगी होगी तो पानी बुझा देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए घर में ज़्यादातर जो आग लगती है उसे पानी बुझा सकता है, हम बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आग लगी किसी लिक्विड में, जैसे पेट्रोल में लगी, या फिर आग लगी किसी गैस में, जैसे घर पे कई बार सिलेंडर में लग जाती है, सीएनजी कई घरों में आने लगी है, पीएनजी आने लगी है अभी, अगर उनमें लगी आग होगी तो पानी नहीं बुझा पाएगा। वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होगी? वहाँ हमें फायर एक्सटिंग्विशर लाने पड़ेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे तरह के आते हैं। पहला पानी, तो वो भी एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, वो सॉलिड फायर को वो बुझा देगा। लिक्विड फायर होगी, उसके ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ABC टाइप सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी वहाँ काम नहीं करेगा। और हाँ, अगर शॉर्ट सर्किट की लगी आग है, वहाँ भी हम पानी नहीं डाल सकते। सैंड डाल सकते हैं, हम सैंड डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर पानी डाला वो करंट पकड़ के आप ही को साथ में उड़ा लेगा। हाँ, तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ पे हमें या तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है या फिर सैंड को यूज़ करना है। ठीक है, तो फायर अलग अलग तरह की फायर्स होती हैं। सॉलिड की फायर अलग होगी, लिक्विड की फायर अलग होगी, गैस की फायर अलग होगी, और इलेक्ट्रिक शॉक की फायर अलग होगी। सबको हाँ, कर सकते हैं। आग को बुझाने का सिर्फ क्या तरीका है? आग क्यों लगती है? जब वो जो मटेरियल जल रहा है, पहले तो जलने के लिए एक मटेरियल होना चाहिए, है ना। आग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज़, जो चीज़ जल रही है वो जलने के लिए कोई एक सोर्स तो हो, तो वो सोर्स ख़त्म हो जाएगा, अपने आप बुझ जाएगी। पहला तो सोर्स को ख़त्म किया जा सकता है कि अननेसेसरी आसपास जितनी चीज़ें उन्हें हटा लिया जाए ताकि वो सोर्स ना बन जाए। दूसरा क्या तरीका है? जो उसका टेम्परेचर है, बर्निंग टेम्परेचर, अगर हम उसको डाउन कर देंगे तो भी वो बुझ जाएगा। अगर हमने उसको डाउन कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का बर्निंग टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए पानी डाले भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूंगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक पहले तो एयर ट्रैप कर लेगी, एयर ट्रैप के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगी। लेकिन याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड भी हर तरह की आग नहीं बुझा सकती। अभी इसका एक एग्जांपल हम अभी ट्राई करेंगे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं कर सकते, पानी के साथ में हम करने की कोशिश करेंगे, मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम जो है ये चोर मेटल है, मतलब इसको हमेशा चोर कहा गया है। हवा में जलाएंगे, हवा से ऑक्सीजन चुरा के जलेगा, पानी में डालेंगे, पानी से ऑक्सीजन चुरा लेगा, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी डाल दिया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन भी चुरा लेगा। इसलिए पानी के अंदर जो अगर ये जला तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में खुद तो जलेगा ही, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, और हाइड्रोजन और भी ज़्यादा फ्लेमेबल
मटेरियल है और ये ब्लास्ट कर देगी। आप पकड़िए। डरना नहीं है, चिंगारी निकलेगी। इसके हाथ में पकड़ा, माई के हाथ में पता लगे चिंगारी कितनी करती है। पकड़ा पकड़ा इसको। तो वो सबसे दूर अच्छा अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा, हाँ टेबल से आ जाओ। वो थोड़ी सी इधर हो जाओ ना। अभी क्या करना है हमें, आप इस साइड आओ, मैं इधर आओ, मेरे को इधर आओ। ये जल जाएगी हमारी, क्या नाम है? ये चदर। अच्छा लो आप जलाओ। अच्छा अभी इसको नहीं आग लगाने माई सही है, माई आग लगाने। ना ना, एक काम आपको करना पड़ेगा। हवा बस जल गया है तो। जलाओ ना फिर। आजा भाई, तू जल गया। ये देख। जल के टूट के गिर गया। अच्छा मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, तो देखो कितनी ब्राइट लाइट है इसकी, है ना। लेकिन इसको कभी डायरेक्टली नहीं देखना है, कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है। डायरेक्टली देखेंगे तो आंखों में बहुत तेज़ चमकारा पड़ेगा और आंखों को इम्पैक्ट करता है, तो इसको डायरेक्टली नहीं देखना। ये कार देखना ध्यान से, इस कार के 4 नहीं 2 टायर हैं। ये भी एक म्यूज़ियम में रखी है 1970s से। तो अभी ये बैलेंस कैसे हो रहा है, ये बैलेंस करने के लिए जो इसके अंदर मेन कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो रहा जायरोस्कोप का। जायरोस्कोप कैसे काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल है। आ जाओ बेटा कोई भी अगला एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा ये एक स्पिनर है, सबने खेला है इसके साथ। ये स्पिनर को अगर मैंने ऐसे रखा है, लीजिए, तो ये ऐसे गिरा हुआ है जैसे, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये ना ऐसे का ऐसे रहे, कर सकते हैं ऐसे। पकड़ना नहीं है ना, सिर्फ थ्रेड पकड़ के रखना है, और ये लेकिन ऐसे रहना चाहिए। हाँ बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। इसको चलाया, अब ये देखिए बैलेंस है। क्यों? हाँ जायरोस्कोप। अभी ये जो एक नॉर्मल स्पिनर है, छोड़ दो, ये जो एक नॉर्मल स्पिनर है, अभी नॉर्मल स्पिनर जैसे ही घूमने लगेगा ये अब एक जायरोस्कोप की तरह एक्ट करने लगेगा।